आप बस तैयारी में लगे रहो, रिजल्ट अपना आप आएंगे, बस लगे रहो, करो, करते रहो, ये मत सोचो कि हो क्या रहा है। खुद से खुद के बारे में बताने का वो बहुत सही चीज़ है। और जब खुद को सच का आईना दिखाया गया तो एग्जैक्टली इन्होंने नेगेटिव पाया और फिर पता चली गलती कहाँ पे हो रही है। मॉक तो सर ये है कि देना ही है, उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है, मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। हाँ, लोगों के पत्थर को आपने अपने घर की इमारत बनाई है, ऐसा उससे समझो। घायल नहीं हुए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप, आपको टाइमली मैनेज करना है। ये खेल टाइमली मैनेज वाला का है, आप सीख सब कुछ सकते हैं पर जब तक वो स्ट्रेटेजी नहीं आएगी। मोटिवेशन का पार्ट, जैसे कि आपने बताया आपके पेरेंट्स ने जब भी उनको देखते थे आपको मोटिवेशन मिलता था। आपको एक प्रॉपर एक फुल फ्लैज कोचिंग ले लेनी चाहिए, एक बार तो गो थ्रू कर देनी चाहिए। ग्रेट, आपको कितना भी आता हो, राइट। आपको एक प्रॉपर लेनी ही चाहिए कि आप कुछ नए सीखेंगे। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस सक्सेस स्टोरी वाले इस शानदार जानदार जबरदस्त सेशन में। आज हमारे पास इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर सेशन में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने स्ट्रगल को कायम रखा और अपना इतिहास रचा। दोस्तों, आज उनके उस स्ट्रगल के बदौलत ना केवल उन्होंने अपना जिंदगी बनाया बल्कि अपनी कामयाबी से अपने परिवार वालों का नाम रोशन किया। मैं स्वागत करूंगा निशांत सिंह जी का। निशांत सिंह जी, यहां पर आपने जाहिर सी बात है एसएससी सीजीएल क्रैक किया है। निशांत जी, मैं आपको बता दूं इनके बारे में, ये बिजनौर से हैं और ये भाई जो है एसएससी सीजीएल को क्रैक किया इन्होंने। एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताना चाहूंगा इनके बारे में कि ये जॉब करते हुए इन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है। और जॉब कहाँ पे किया इन्होंने? फिजिक्स वाला में ही, यानी ये हमारे फिजिक्स वाला के ही एम्प्लॉय रहे हैं और इस प्रिपरेशन के साथ इन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया। तो निशांत भाई, सबसे पहले आपसे पहला सवाल मेरा तो यही होगा कि आपने जॉब के साथ प्रिपरेशन को मैनेज कैसे किया? सर, जॉब के साथ ऐसा रहा है कि मेरा शुरुआत से ये फील्ड रहा है कि मैंने जैसे प्रिपरेशन शुरू की, एक लंबी जर्नी रही है सर। 2014 से स्टार्ट किया है और फिर स्विच करता रहा, एक मल्टीपल अलग अलग जॉब्स में देखता रहा, ट्यूशन्स पढ़ाए मैंने। पर मैं मोस्टली टच यही रहा है कि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा रहा हूँ, कि ऐसा ना हो कि मैं एक डिफरेंट फील्ड में चला जाऊँ और फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोचूं तो फिर मुझे दोबारा स्क्रैच से शुरू करना पड़े। राइट। तो मुझे जो फिजिक्स वाला ने जो अपॉर्चुनिटी दी, उससे मेरा थोड़ा सा एक बेनिफिट ये रहा है कि जब मैं टेस्ट सीरीज टीम में जीएस को देख रहा था तो मुझे जीएस के लिए ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़े नहीं। राइट। तो जीएस तो मैंने सर वहाँ से हो जा रहा था समाव कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। मोस्टली रिवीजन मेरा वहाँ से हो गया। बढ़िया। बाकी बचा मेरा सर ये मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। तो इनके लिए ऑफिस टाइम के बाद मैंने मॉक्स लगाए, मल्टीपल रिविजन्स किए, तो वहाँ से मेरे को बहुत हेल्प लगी। टाइम मैनेज ईजिली हो जाता था कि कंपनी में इतना था फ्लेक्सिबिलिटी कि एक ऑफिस टाइम के बाद आप आराम से अपना मैनेज कर सकते हैं। कि ऑफिस टाइमिंग शुरू से सुबह होती है, फिर शाम को आप क्लोज हो गए, फिर आपके साथ अपना टाइम है, आप उसको जैसे जैसे यूटिलाइज करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसा कि निशांत भाई ने एक चीज़ बताया कि ये 2014 से ही इन्होंने शुरुआत करी है जॉब वगैरह करने की, ट्यूशन्स पढ़ाना या जॉब करना, प्रिपरेशन करने की शुरुआत 2014 से करी। ये जॉब वगैरह आपने, आपकी पहली जॉब, इसके पहले भी आपने कहीं पे जॉब वगैरह करी है? नहीं सर, कॉर्पोरेट या प्राइवेट कल्चर में मैंने कहीं नहीं किया। हाँ, पर लगभग 6-7 साल से मैं कंटिन्यूसली ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। इवन जब मेरे कॉलेज चल रहा था, बीएससी मैंने की है सर, तो उस टाइम पे भी मैंने स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया कि ठीक है इनको पढ़ाता हूँ, थोड़ा पॉकेट मनी हो जाएगा। कोई विजन नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। कुछ एक होता है ना कि सर अभी स्कूल से निकले हैं, राइट, पापा ठीक ठाक पोस्ट पे हैं, तो डर नहीं है, पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है मार्केट में, पता ही नहीं आपको क्या करना है, बस पढ़ा रहे हैं कि पॉकेट मनी मिल जाएगी। इससे ज़्यादा मैंने सर सोचा नहीं था। तो बीएससी करने के बाद कुल मिला के, अच्छा, ये पहली बार सीजीएल का प्रिपरेशन आपने बीएससी के बाद से शुरू किया। तो निशांत भाई, आपका कॉलेज आपने कौन सी ईयर में बीएससी कंप्लीट की थी? सर मेरी बीएससी 2014 में कंप्लीट हो गई थी। ओके। उस टाइम कुछ ऐसा रहा कि लास्ट ईयर में इमोशनल क्राइसिस हुआ। ठीक है। अब कुछ करने को था नहीं, पेरेंट्स से बता सकते नहीं, दोस्त यार भी वो एक लिमिटेड राय देते हैं, ये कर लो वो कर लो। समझ में आ गया चलो तैयारी करते हैं, किसी चीज़ की तो करते हैं, ये भी नहीं पता था कि करना क्या है। ओके। तो उसके बाद मैंने कुछ टीचर्स से बात की, कुछ अपने फ्रेंड्स से बात की, सीनियर से बात की। उन्होंने बोला कि बिजी रहना है तो यूपीएससी करो। ठीक है। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं पापा के साथ दिल्ली आ गया। ओके। हब एक लिमिटेड है कि मुखर्जी नगर है या ये आपका करोल बाग है। यहाँ पे आके कुछ नहीं पता कि यूपीएससी होता है क्या है। मैंने एक कोचिंग में एडमिशन ले लिया। ठीक है। जूझ रहे थे इमोशनल क्राइसिस से। उसके बाद भी वहाँ पे एक पहला मॉक हुआ विद इन लाइक 1 मंथ। ठीक है। उसमें मेरे नेगेटिव में मार्क्स आए। दैट वाज अ रियलिटी चेक फॉर मी ओह। कि यार पापा की हार्ड एंड मनी ऐसे जा रही है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इमोशनल बैगेज लेके चल रहा हूँ।
तब से सर तैयारी शुरू करने का एक फेज शुरू हुआ कि चलो पढ़ते हैं। तो आपने ये कितने महीने की कोचिंग करने के बाद मॉक दिया और नेगेटिव आया था? सर मैंने जैसे ज्वाइन किया तो लाइक इन ड्यूरेशन में करवा ज्वाइन दिया था, करवा ओके, दिया उन्होंने कहा ठीक कि विद इन मंथ, जैसे एक महीना चला एनसीईआरटी पढ़ाई उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बोला मॉक दे दिया। ठीक है। अब पढ़ने के बाद तो ये लगता है कि सब आता है, जब मॉक देने गए तो माइनस में नंबर है। बाप रे। मतलब स्कूल टाइम से ठीक रहा हूँ स्टूडेंट और वहाँ पे माइनस में नंबर है, और फिर पापा को देखा कि मेहनत करते हुए कि यार मतलब कितना वो फुल टाइम लगे रहते हैं। उसके बाद लगा कि यार पापा के पैसे ऐसे चले गए, बहुत बहुत बुरा लगा। फिर सब छोड़ के सर फिर मैं तैयारी में लगा। मेरे को 1-1.5 साल उसमें लग गया, पूरा सिलेबस समझने में यूपीएससी का बहुत टाइम लग गया। ठीक है। फिर मैंने 2016 में पहला अटैम्प्ट दिया, वो मेरा नहीं हुआ था। ठीक है। फिर 17 में दिया मैंने यूपीएससी का, तब मैंने मेंस लिखा उसका, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया, कुछ ना कुछ कमी रह गई वहाँ पे। ठीक है। बट ये होता है कि यूपीएससी वाला यूपीएससी दे या ना दे, बाकी सारे एग्जाम देता है। तो Right. वहाँ पे जब और लोग भी थे तो कुछ लोग एसएससी का नाम लेने लगे कि यार एसएससी भी ऐसा एग्जाम होता है। दिया मैंने पहला एग्जाम, तो मेरा प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं हुआ। तब सर ये ऑफलाइन होता था मतलब बेसिकली। राइट। फिर अगले साल दिया तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। मेंस दिया, मेंस में भी ठीक ठाक स्कोर था मेरा। उसके बाद वहाँ पे डीवी कराने गए, पता लगा कि जो फाइनल लिस्ट आती है जो, उसमें 2 नंबर से रह गए। अच्छा, ये कौन सी ईयर की बात है? ये सर 17 की बात है। 17। तो ये आप अब सीजीएल की तरफ, मतलब एसएससी की तरफ आप मोल्ड हो हाँ, चुके थे। मैं वहाँ तक ये जा जो भी था, ये प्रीलिम जो क्वालिफाई हुआ वो सीजीएल का था सर। हाँ, वो प्रीलिम्स भी उसका। ठीक है। तो सीजीएल का 2017 में 2014 के बाद तो इन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी, और उसके बाद 2 से 3 साल में लग गया कि नहीं यार, यूपीएससी के साथ हम एसएससी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फिर ये सीजीएल की तरफ मुड़े, और सीजीएल में इन्होंने प्रीलिम क्रैक किया 2017 में, और फिर मेंस में 2 नंबर से रह गया था। ओके, आगे बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। वहाँ पे रह गया सर। उसके बाद लगा कि यार इजी सा है, कर लेते हैं। ठीक है। दोबारा यही करा, इधर यूपीएससी चल रही है, 18 का मैंने फिर दिया यूपीएससी का, उधर सीजीएल दिया, फिर वही 2-4 नंबर से रह गया। ओके। तब पता लगा कि सिर्फ जीएस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एसएससी का फुल फ्लैज होके मुझे स्विच करना ही पड़ेगा। प्लस घर वाले ये कह रहे थे कि इतना टाइम हो गया है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक अलग से एक प्रेशर आया था। ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, बट लगता है सर खुद को हिट होती है, कितने साल हो हाँ, गए, बिल्कुल। कमा कुछ नहीं रहे हैं, पापा के पैसे जा रहे हैं। हाँ, 2014 में ग्रेजुएशन हुआ, अभी 18 आ चुका है। तब लगने लगा कि यार अब कुछ करना है। तो फिर मैंने यूपीएससी साइड में किया बिल्कुल, और फिर मैं फुल फ्लैज एसएससी में आ गया। नाइस। बट सर वहाँ भी एक डिसकंटिन्यूटी रही मेरी, मतलब 2 महीने पढ़ा, फिर 2 महीने छोड़ दिया, 2 महीने पढ़ा। इसकी वजह से सर बहुत टाइम लग गया आते आते। हाँ, इन ड्यूरेशन ये रहा है कि रेलवेज में मेरा जो एनटीपीसी तो उससे पहले जो हुआ था 2019 से पहले, उसमें भी हुआ था, तब मेरा मेंस लगा। इधर मेडिकल था, तो पहली बार में मेंस लग गया, तो ऐसा लगता है कि नहीं बन ही गए हम लोग, तो वो नहीं हो पाया। फिर आईबी का दिया, एसीआईयू में इंटरव्यू तक दे के आया, वो नहीं हुआ। तो बहुत बहुत ऐसा रहा कि सर अब नहीं होगा। कहाँ पे कृपा रुक रही है? ऐसे कुछ अब नहीं होगा, मतलब बहुत वो हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं। ये सब चीज़ें करते करते सर मैंने 18, 19 का दिया, 20 तक, और सब मैं डीवी तक मैं पहुँच रहा हूँ। यहाँ तक कि सीएचएसएल भी मैंने दिया, वो भी निकाला। अब सीएचएसएल के टाइम पे सर क्या टाइपिंग मांगी जाती है 35 टाइपिंग आपकी रह गई ना? अब हमें लगता है कि टाइपिंग तो हो जाएगी, वो नहीं हुई। 2 बार मैंने टाइपिंग की वजह से सीएचएसएल में भी रह गया। बाप रे। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है बच्चों, जो भी बच्चे सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे हैं ना, सीएचएसएल की टाइपिंग को हल्का समझने वाले आपके सामने यहाँ पे बैठे हुए भाई बता रहे साफ साफ कि टाइपिंग में रह गए, बाकी सारे एग्जाम्स क्रैक हो गए। तो अगर आपका सीएचएसएल में आप ये सोचते हैं कि नहीं मेंस दे लेते फिर बाकी देखेंगे, टाइपिंग वाइपिंग वो तो हो ही जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप डे 1 से टाइपिंग की प्रिपरेशन करें और वो अच्छा करके चले, ताकि बाद में आपको काम आए। जी, फुल फ्लैश तैयारी करनी पड़ती है सर। मतलब एक पोर्शन किया, अब ये कर लेंगे, अब जैसे पैटर्न चेंज हो गया है। कंप्यूटर का आप उठा के देखोगे तो कंप्यूटर अपने आप में एक, आप कंपैरिजन करोगे तो कंप्यूटर एक अलग लेवल पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक फुल फ्लैज होकर तैयारी करनी चाहिए, मैंने कंटिन्यू की। फिर सर एक बार होता है ना कि इमोशनल बैगेजेस आ गए, फिर नहीं हो रहा है, हिम्मत टूट गई बिल्कुल। तो कुछ लोग रहे मेरी लाइफ में, मोस्टली सर जो सपोर्ट रहा है वो पेरेंट्स की तरफ रहा। पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि तुझसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, या ऐसा कहा है कि ठीक है यार पैसे नहीं है हमारे पास देने के लिए, हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, उनका रहता था, मैंने कभी एक्स्ट्रा उनसे इनकम मांगी भी नहीं। एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम आती थी पॉकेट मनी के, वही यूटिलाइज करना। एक टाइम पे तो सर ये हालत थी कि मंथ के स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ 950 रुपीज़ बचते थे। मैंने दोस्तों से लिया उधार, फिर इधर लिया। फिर हमारे एक हम सब जब तैयारी करते थे, हम लोगों का एक ग्रुप बन गया। अभी सब एसएससी में सेलेक्टेड है, एक डबल हुए हैं, और जिनसे मैं ज़्यादा इंस्पायर हुआ इस टाइम सीएसएस में सर, लास्ट ईयर ही उनका हुआ है सिलेक्शन हुआ है। हाँ,
तो उनसे ये इंस्पायर हुआ कि वो ट्यूशन्स पढ़ाते थे, ग्रेट, तो मुझे लगा ट्यूशन्स भी पढ़ाने चाहिए। सही बात है। मैंने वहाँ से ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू किए। मेरी पहली इनकम जो है 3500 थी। हम्म। वहाँ से धीरे धीरे पॉकेट मनी का थोड़ा सा बढ़ने लगा। घर से नहीं मांगने वाली एक फील रही है, हाँ, वो क्राइसिस वाला टाइम आता था ना, मंथ के लास्ट वाला, वो चीज़ से अब आप वो बचे। फिर मैं निकलने लगा। फिर मैंने सर फुल फ्लैज होके मैं ट्यूशन ही पढ़ाया और मेरी ठीक ठाक इनकम होती थी, ठीक है। पर एक रेगुलर इनकम नहीं है। फिर मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे है एक अपॉर्चुनिटी फिजिक्स वाले में अपॉर्चुनिटी मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया और फाइनली सिलेक्शन फाइनली हो गया। हाँ, तो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है निशांत भाई यहाँ पर जीएस के कंटेंट बनाया करते थे, और ये जीएस के कंटेंट इसलिए बनाते थे क्योंकि 2-2.5 साल आपने यूपीएससी की तैयारी करी है, तो सारा जीएस तो वहाँ से इनके माइंड में एकदम है, और जीएस का पार्ट इनके लिए इसमें काफ़ी आसान रहा हालांकि, और बाकी सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट फिर आपको मेहनत करनी पड़ गई। जीएस तो आपका पहले से ही स्ट्रॉन्ग था। इस बार के सिलेक्शन में जीएस का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरा मैथ्स में जैसे इस बार बच्चों को बहुत शॉकिंग ये रहा ना कि पेपर ही बहुत अनप्रिडिक्टेबल आया। लोग सोच के चल रहे थे कि 2022 जैसा ही आएगा, पर आप यकीन मानो जिसने मैथ्स को मेंटेन भी कर लिया और बाकी सबको अच्छा कर गया वो तो ले गया, पर अगर जो मैथ्स में डर गया उससे दिक्कत होगी। अच्छा निशांत भाई, एक चीज़ और, क्योंकि आपने 2017 में भी पेपर दिया है और इस बार के पैटर्न चेंज होने के बाद भी दिया है, तो आपको दोनों पैटर्न में, पहले के पैटर्न और अभी के पैटर्न में, कौन से पैटर्न में डिफिकल्टी ज़्यादा लगी और कौन सा आसान लगा आपके हिसाब से? सर पहले के पैटर्न में कंपटीशन के हिसाब से देखें तो वो भी हार्ड लगता था, पर अभी बैठ के मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है यार कितना इजी था वो करना। मतलब अगर जीएस की बात करें, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, क्या राइट। अभी कल्चर पूछने लगे। यूपीएससी के लेवल पे जो आते हैं ना कि 3-3 स्टेटमेंट दे दी, 2-2 स्टेटमेंट दे दी, अब आप एलिमिनेट करो। अब जिसने डीपली नहीं पढ़ा है उसके लिए तो जीएस बहुत भारी हो जाएगा। इंग्लिश में भी पहले 200 नंबर की इंग्लिश हाँ आती सर, थी, अभी 45 प्रश्न मेंस में उसमें भी मेरे को बहुत फायदा होता था कि मैथ्स मेरी ठीक है थोड़ी कम ज्यादा रहती थी, पर इंग्लिश में मैनेज हो जाता था। इस वजह से मैं डीवी तक पहुंच जाता था। पर वो ये कि मैथ्स मैनेज नहीं हुई तो वहाँ रह गया। जीएस का रोल ही खत्म था। रीजनिंग, मतलब रीजनिंग ठीक थी मेरी, पर मैथ्स की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा। इंग्लिश ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बट अभी ये होता है कि अब सारे एक साथ लेके चलना है, टाइम बाउंड लेके चलना है। मेजर खेल सर ये होता है कि आप सब आता है आपको, सही बात बट है। टाइम लिमिट में कैसे करना, वहाँ पे दिक्कत हो गई। राइट। थ्रू आउट द जर्नी ये रहा कि सर इतना ब्रेक डाउन आया एक टाइम पे कि मैंने 2020 वाला प्रीलिम्स देने के बाद मेंस दिया ही नहीं। ओहो, तब नहीं होगा, अब नहीं करना है। घर वाले बोलते थे क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं। खुद को पता है कुछ नहीं कर रहे हैं हम बैठ। काफी लंबा समय। हाँ, ये भाई ज्यादातर स्टूडेंट्स की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि हर बार जब रिजल्ट नहीं दे पाते तो लगता है कि यार फिर से वही चीज कैसे बोले जो हम पिछले कई सालों से बोलते आ रहे हैं। कई बार तो सर घर जाने के लिए बुलाते थे घर वाले, घर आ जाओ। घर जाके क्या करेंगे, सही बात है। किस तरह से फेस करें? वो उनके सवाल नहीं आएंगे कि तुम कर क्या रहे हो, पर वो जवाब मांग रहे हैं। और रिश्तेदारों के ताने अलग। अच्छा, रिश्तेदारों का रोल थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा रोल रहा है मेरे रिश्ता, मतलब बहुत लोग सपोर्टिव भी रहे। बहुत लोग ये पूछते थे हाँ भाई कब तक रहोगे दिल्ली में। तो एक टाइम पे तक तो बुरा लगा, फिर बोला कि यार पापा पे बहुत पैसे मैं उड़ा रहा हूँ, क्या करूं सर, जवाब नहीं दे सकता ना। और क्या, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और क्या, इसमें पापा मेरे बहुत, मतलब मेरे लिए से लोग बोलते हैं कि यार फादर ऑलरेडी मोटिवेट करते हैं या मेरे फादर आइडल हैं। मैं एज एन फादर के नहीं कह रहा हूँ, पर एज एन लाइक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ, वो मेरे लिए आइडल रहे हैं। मतलब मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कब अपने ऑफिस से छुट्टी ली है, कब वो अपने काम को इतने डेडिकेटेड नहीं लिया उन्होंने। ग्रेट। कोरोना टाइम पे उनको शायद, मुझे अब पूरी लाइफ टाइम में अब तक याद है कि उन्होंने सिर्फ कोरोना में जब उन्हें कोविड हुआ था। पापा किस पे जॉब करते हैं? सर वो इंश्योरेंस में है इस टाइम, डिविजनल मैनेजर हैं। ओके। इधर धामपुर में ही है, बिजनौर में। नाइस। तो उनसे ये रहा है, पर उन्होंने ये कहा कि जैसे मेरे दादा थे वो एक मील मजदूर थे एक टाइम पे, तो उन्होंने ये स्टोरी बताते थे दादा की कि भाई तुमसे तुम्हारे दादा से मजदूरी कराई और भगा दिया, कोई मजदूरी नहीं है। तो वहाँ से स्ट्रगल शुरू हुआ। वो मोटिवेट करते रहते कि करो, करते रहो, ये मत सोचो कि हो क्या रहा है, अब बस तैयारी में लगे रहो, रिजल्ट अपना आप आएंगे, बस लगे रहो, ऑनेस्टी के साथ अपना देते रहो। बहुत सारे बच्चे लोग जो है निशांत भाई, बहुत सारे बच्चे लोग मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हाँ ये फलाना मोटिवेशन, लेकिन एक्चुअल में जो आपसे यहाँ पर सुनने को मिला, हकीकत में अभी इवन क्लास में भी हम लोग कहते रहते हैं कि आपको जो बाहर से जाकर आप वीडियो सर्च करते रहते हो कि इनका मोटिवेशनल देख ले, और हम लोगों से भी क्लास में बोलते हैं सर कुछ मोटिवेट करिए, आई एम फीलिंग डिमोटिवेटेड। तो भाई जाके एक बार पेरेंट्स को देख ले, कुछ नहीं तो सबसे अच्छी चीज़ है कि जब रात में सब सो रहे हो ना, तो आराम से तुम रात को 12-1 बजे उठो, जाके एक बार उनका चेहरा देख लो और खुद से सवाल पूछो कि जो कर रहे हो, अगर रिजल्ट नहीं दे रहे हो या किसी तरीके से पढ़ाई में बेईमानी कर रहे हो, तो किन से धोखा कर रहे हो। इसके लिए मेरे को जो हेल्प की, मेरी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी ये थी कि लोग अपने आप से सच नहीं बोलते हैं। मतलब आपको पता कि आप कमी कर रहे हो, राइट, पर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैंने एक छोटी सी डायरी बनाई हुई थी, उसमें मैंने मेरे सवाल लिखे बैठ के, उस दिन ईमानदारी से वो डायरी पे अपने आंसर लिखे, क्या मैं तैयारी कर रहा हूँ,
अच्छा, सारे सवाल में ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बच्चे लोग करते नहीं है। थोड़ा डायरी में क्या क्या कुछ दो चार सवाल बताइए, क्या क्या कि चीज। तुम करने क्या आए थे, पहला सवाल ये था। ठीक और है। मुझे ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, सिर्फ टू द पॉइंट कि मैं ये करने आया था, अभी क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अपना प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, क्या टाइम फॉलो कर रहा हूँ, क्या दोस्ती में ज़्यादा वक्त खराब कर रहा हूँ, क्या घर वालों की एक्सपेक्टेशन, मतलब ये जो बहुत लिमिटेड सवाल जो खुद से पूछने चाहिए कि आप किस एम से आए थे, हम लोग नहीं पूछते हैं। तो वो डायरी में लिखे हुए थे, और ज्यादातर आपके जवाब क्या आ रहे थे, सही नेगेटिव आ रहे थे सर। Negative पता लग रहा था कि मैं नहीं दे रहा हूँ फुल गलत कर एफर्ट रहे हैं, अपना, राइट। बट वो लिख के, और जब कभी डिमोटिवेट होता था तो उस डायरी को भी कभी खोल के पढ़ लेता था कि यार ये एक्चुअल रियलिटी है तुम्हारी, तुम कर नहीं रहे हो। एग्जैक्टली भाई, ये चीज आप लोग को सीखनी चाहिए। ये सच का आईना जो है ना, बहुत बार हम अपने आप को बताते नहीं हैं, इसलिए हम अपनी गलती नहीं पकड़ पाते। हाँ सर, ये एक माध्यम है जिन्होंने अपनाया, और मैं चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट इस चीज को अपनाए, जिसको भी प्रिपरेशन करते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, वो अपने को बताए कि भैया देखो, आप दूसरों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन जो इन्होंने तरीका अपनाया खुद से खुद के बारे में बताने का, वो बहुत सही चीज है। और जब खुद को सच का आईना दिखाया गया तो एग्जैक्टली इन्होंने नेगेटिव पाया, और फिर पता चली गलती कहाँ पे हो रही। आगे फिर सर एक जैसे प्रिपरेशन वाली फेज ये जो होती है कि और भी दूसरी चीज़ें होती हैं लाइफ में, Right. पर्सनल लाइफ को भी आगे बढ़ाना है। तो एक फीमेल फ्रेंड रही है सर, बहुत उनका रहा है कंट्रीब्यूशन, मतलब ठीक है। मोटिवेशन देने में। उनका खुद का भी सिलेक्शन हो रखा है इस टाइम CHSL से, NIC में वो वर्किंग है। नाइस। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। फिर एक टाइम पे ये होता था कि उनसे रिलेटिव पूछते थे कि यार आप जिससे चाह रहे हो करना, वो क्या करते हैं, उनके पास शायद जवाब नहीं है, कभी जाहिर नहीं किया, मेरे पास कुछ जवाब नहीं है। वो बहुत पिंच कर गया। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, दोबारा तैयारी शुरू करते हैं। वो 2020 के बाद गाइडेंस उन्होंने दी मुझे। यहाँ पे PW से बहुत हेल्प मिली है ऑनेस्टली सेइंग, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए मैं खुद भी गया हूँ सर, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पेपर को खुद से देखना और सोर्सेज भी मिल जाते थे, ठीक। इसके अलावा हमारे एक मैनेजर भी रहे हैं, वो WO थे, उन्होंने भी गाइडेंस दिया कि नवनीत सर थे, कि उन्होंने बोला कि यार ऐसे करके देखो। मैनेजर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। ओवरऑल यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिला, रिलैक्सेशन मिला, और पढ़ने का टाइम मिला। कितने घंटे की आपकी प्रिपरेशन होती थी जॉब के अलावा, कितने घंटे आप देते थे? सर पहले तो ये कहना है कि मतलब अगर मेरे इससे पूछें तो मैं शायद 2-2.5 घंटे पढ़ पाता था। 2-2.5 घंटे? हाँ सर, मैं ना ऑनेस्टली सेइंग कि 2-2.5 घंटे ही पढ़ पाया। मॉक के अलावा बता रहा हूँ। ओके। मॉक तो सर ये है कि देना ही है, उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है। मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं कि आप उसके अलावा पढ़, क्योंकि मेरी पहले से प्रिपरेशन हो रखी थी, तो नोट्स थे, तो उनको 2-2.5 घंटे में रिवाइज करना है। ओके। तो वो चीज़ है। प्लस ये कि सर इस जर्नी में ये रहा है ना कि PW के जैसे पेपर एनालिसिस मिलते थे, राइट। तो वो तो वर्किंग के टाइम पे मेरा हो जा रहा है, दोनों, यानी हाँ, एक साथ ही दोनों काम हो दोनों काम हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 5 to 6 आवर मेरा जा रहा था। नाइस। बट ये कि अगर बिल्कुल सेपरेटली पूछ रहे हैं मॉक को लाके कि मैं खुद से पढ़ कितना रहा हूँ अलग से नया, राइट। तो वो 2-2.5 घंटे मेरा पर डे। 2-2.5 घंटे प्लस मॉक के लिए अलग से मान लो 1 से 2 घंटे। हाँ सर, तो मॉक 1 घंटा प्लस उसका एनालिसिस अलग है 1 घंटा। तो आपका 2.5 प्लस 2 घंटा मतलब लगभग 4.5 से 5 घंटे की जॉब के साथ की यहाँ पर प्रिपरेशन रही है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जॉब के साथ प्रिपरेशन क्या कर पाना पॉसिबल है, जॉब के साथ क्या सर प्रिपरेशन कर पाएंगे? भाई आपके सामने साक्षात एग्जाम्पल्स बैठे हुए हैं। इन्होंने जॉब के साथ केवल प्रिपरेशन ही नहीं करी, सिलेक्शन भी लेकर दिखाया। तो अभी आप SSC का CGL क्रैक किया है, कौन सी पोस्ट आपको मिली है? सर इंस्पेक्टर इन CGST मिला है मुझे, और अभी जोन्स भी आ गए हैं, मुंबई मुझे मिला है, बाकी कॉल लेटर्स आने बाकी हैं। इसमें एक एड ऑन ये मैं करना चाह रहा हूँ, जैसे आपने मुझे बोला कि सर 2-2.5 घंटे, बट इसके लिए है कि एक बार आप पूरी से तैयारी कर लो। ठीक है। मेरे को 2-2.5 घंटे तब लगते थे कि सर मेरे पास ऑलरेडी था, कि मैं पढ़ के आया था। राइट। मतलब मेरा यही कहना है कि जब तक आप एक बार फुल कोर्स नहीं करेंगे, मुश्किल है सर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी मैं जब मेडिकल देने गया, राइट। मेरे सामने 2 IITian बैठे थे, राइट। वो एक्साइज इंस्पेक्टर लेके बैठे हैं। उससे पहले उनमें से एक CHSL से कैट में सेलेक्टेड है सर, चेन्नई बैठा है। वो IITian से मुझे फाइट करनी है। मतलब एक IITian एक क्रीम होती है सर, एक इंस्टीट्यूशन, सही वो बात भी है फाइट कर रहे हैं। अगर कॉलेज की डिग्री के हिसाब से देखें तो आप BSc और वो IITian बहुत अलग है। तो मुझे ये लगता है कि सर शुरुआत से एक बार आपको प्रॉपर कोर्स करना ही चाहिए, उसके बाद आपको फिर टाइम कम लगे तो समझ में आता है। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ निशांत भाई की जो स्ट्रेटजी रही है, और इनके अकॉर्डिंग आप लोग को जो ये बताना चाह रहे हैं वो ये कि आप सबसे पहले अपना जो भी सिलेबस है 8-10 घंटे, मतलब अपने सिलेबस को कम से कम 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक पार्ट में क्या करो, पूरा पढ़ो, और जो भी पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो।
और दोबारा फिर आप जब कभी भी करो तो आपको फिर से उन्हीं चीज़ को नहीं पढ़ना बल्कि उनको रिवाइज करना है। रिवीजन में आपका कम टाइम जाएगा। हाँ। और जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने के लिए आप आराम से 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मतलब एक रिगरस एफर्ट लगाना है उसको वो एक बार तो लगाना बनेगा सर। राइट ओके। चलिए तो ये तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जान ली। थोड़ी सी फैमिली के बारे में जानते हैं। फैमिली में कौन कौन है आपके? सर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जैसे कि 2 भाई हैं हम लोग, मम्मी पापा हैं। मम्मी हाउस वाइफ हैं, पापा गवर्नमेंट जॉब में है। भाई छोटे बड़े? हाँ सर, छोटे भाई हैं। वो भी कुछ तैयारी वगैरह चल रही नहीं है? सर, उसका कहना ये है कि मुझे अब बिजनेस करना है। एक्चुअली पापा का ये है कि यार कोई तो हमारे पास रहे, अब रिटायर होने वाले हो 6 महीने बाद। ओके तो एक ब्लेसिंग रही है कि ये 6 महीने पहले मेरा सिलेक्शन हो गया। नाइस। वरना सर ये बहुत, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, रिसोर्सेज के नाम पे ना तो प्रॉपर्टी है ना कुछ, हम पे बस्ती सिर्फ जॉब है, दूसरा ऑप्शन नहीं बनता और कोई ऑप्शन बचता नहीं। और इतना एक लंबी जर्नी रही है, तब कभी बोलते नहीं है पेरेंट्स, पर दिखता है सर, वो अलग उनके चेहरे से समझा जा सब सकता है समझ कि आता भाई है, तो वो अंदर से एक्चुअल में क्या चाहते भले नहीं बोल रहे हो। तो वो सब रहा है। तो सर भाई तो अभी खैर बिजनेस उसके लिए सोच रहा है, बाकी पापा अभी वर्किंग है, वो 6 महीने में रिटायर हो जाएंगे। ओके ठीक है। तो ये तो बाकी सर आप एक रिलेटिव्स का बोल रहे थे, मैं उस पर थोड़ा सा कहूँ कि रिलेटिव्स का मेरे लिए बहुत रोल रहा है। कुछ लोग मेरे रहे हैं कि बहुत मोटिवेट किया उन्होंने। जैसे मेरे मैटरनल अंकल आंटी हैं, मामा हैं, नाना जी हैं, वो आर्मी में ऑडिटर थे। तो उनको देख के लगा कि यार वर्दी वाली का एक अलग ही मज़ा है। आर्मी स्कूल से मेरी स्कूलिंग रही, उसके बाद एनडीए भी दिया, तो वो क्रैक होता था तो दूसरा एग्ज़ाम नहीं निकलता था। बट ये कि वहाँ से स्कूलिंग मेरी अच्छी रही है, उनसे मोटिवेशन रहा है। उन्होंने कहा यार करो, करना ही है, करना है। पर कुछ लोगों ने बहुत वो तो मतलब लोग नेगेटिव को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले जाते हैं। मुझे नेगेटिव मोटिवेशन बहुत कमाल का मिला है। कैसा? तो वो लोग ताने मारते तो मैं स्माइल करता हूँ, हाँ लोगों के पत्थर को आपने अपने घर की इमारत बनाई है, ऐसा उससे समझो। घायल नहीं हुए। मैं किसी स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, पर बहुत मेरे को, मुझे पता है कि सर पीछे पीछे वो क्या बोलते थे। अच्छा तो अभी जब सिलेक्शन आपका हुआ किस डेट को पता चला आपका? सर मेरे को 6 को रिजल्ट आ गया था, 6th पर श्योरिटी अभी समझो कि 8 को बिल्कुल श्योरिटी हो गई थी क्या हो गया, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट आया था। ठीक है। सो 8 को आपको जब पता चला तो उन रिश्तेदारों के कॉल्स वगैरह आए कुछ? मैंने पहले बताया ही नहीं, मैं किसी को नहीं बताया। ओके मेरे साथ मेरा भाई था, 1-2 फ्रेंड थे, वो थे, उनको पता लगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे घर चला गया। ठीक है। घर भी जाके मैंने मम्मी को नहीं बताया, पापा को नहीं बताया। ओके फिर मैंने उसको कि घर जाके गया, मम्मी पापा शॉक नहीं, सडनली क्यों आ गया। मैं कैसे मेरा मन हुआ आ गया मैं। फिर मैंने पापा चले गए ऑफिस, फिर मैंने मम्मी को बताया। मॉम लाइक कैसा रिएक्शन था उनका? मतलब वो बोल नहीं पा रही थी, रो रही थी बुरी तरह। मैं क्या आप रो क्यों रहे हो? तो बस बोला खुशी के आंसू हैं। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब वो एक अलग फीलिंग थी। वही चीज बच्चे देखो यहाँ पर आप जस्ट वो इमेजिन दिखती है कि सर आपने कुछ अचीव उसके लिए बस मेहनत उसके करनी लिए है कर यार। मतलब एक कहते ना कि बच्चा की वजह से माँ बाप दो तरीके से रोते हैं। एक तो होता है कि भाई बच्चा नालायक निकल गया, बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, तो माँ बाप बेचारे परेशान होकर रोते। वो चीज़ कभी नहीं देनी है माँ बाप को। और एक दूसरा है ये वाला जो इन्होंने रुलाया, और यही रुलाना हर बच्चे को अपने माँ बाप को चाहिए। तो पापा को कैसे, मम्मी ने फोन पे बताया घर आने के फिर बाद? मैंने बोला मम्मी चलो ऑफिस चलते हैं पापा के, वाह और मिठाई विठाई लेके चला गया। नाइस। पापा के ऑफिस में भी हैं कलीग, सब लोग पूछते हैं कि सर आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। अब पापा के पास कोई जवाब नहीं होता तो बोलते थे पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं। वो भी मतलब कभी हमारे तक आने ही नहीं देते। तो मैं ऑफिस गया, मम्मी थी, मैंने पापा को बताया। पापा वाज लाइक अब क्या रिएक्शन दूं, मतलब वो एकदम से। और वो भी अपने उन एम्प्लॉयज के बीच में सामने खड़े जो रोज पूछा करते थे। पर उनका फिर जो मुझे वर्ड याद है, उन्होंने ये बोला कि ना अब लाइफ मेरी हो गई, सक्सेस हो गई लाइफ। उनके ये वर्ड्स थे जब मेरा सिलेक्शन सुना कि अब यार अब हो गया मेरी लाइफ सक्सेसफुल, जिंदगी सफल हो हाँ जिंदगी सफल होगी। मध्यम वर्गीय परिवार सर यही सोचता है कि यार हो गया बच्चा, अब वो खुश हैं। बोलेंगे कभी नहीं मेरे से, सही बात है। जाहिर भी नहीं होते, पर दिख जाता है। एहसास है यार वो अंदर। अब मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए भाई एक बच्चा अपना सेलेक्ट हो जाए, जो स्ट्रगल उन्होंने करी है, और वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा उससे, हर माँ बाप चाहता है उससे बेहतर ही जाए। और जैसा सुनने के बाद तो डेफिनेटली, तो कलीग्स के बीच में तो खूब मिठाई है, भैया लो मिठाई खाओ। आज भी पार्टी मांग रहे हैं सर, दावत दे दो, पार्टी दे दो। मैं सर देता हूँ, और सबको मैं मतलब बोल भी नहीं पा रहा हूँ। ओके पर ये कि सब लोग कह रहे हैं, सब खुश हैं, अच्छा लगता है, फील बहुत अच्छा फील होता है। अभी धीरे धीरे रियलाइज शायद और भी होगा कि वी हैव अचीव, लाइक आई हैव अचीव समथिंग, बट मज़ा आ रहा है सर। तो आप इसको ज्वाइन कर रहे हो ना? हाँ सर पक्का। ग्रेट ग्रेट। अच्छा कुछ चीज़ें और थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड जान लेते हैं कि आपने जो ये इसके चारों सब्जेक्ट्स होते हैं, जीएस का पार्ट तो आपने बताया कि आपने 3 साल 2.5 साल यूपीएससी की तैयारी करी, वहाँ से आपका जीएस स्ट्रांग हो गया। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स के कैसे आपने प्रिपरेशन करी थोड़ा? सर मैथ्स के लिए मैंने मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप्स के नोट्स मिलते हैं कि किसी कॉपी नोट्स हैं, कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है। तो मेरा कोई
पर्टिकुलर सोर्स नहीं रहा है ओके कि मैंने कोई सोर्स लिया हो या कुछ ऐसा किया हो, बट मैंने जैसे मान लो मैंने मॉक को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने शुरू की थी तो मैंने कम से कम 10 मॉक लगाए थे। आज तक आपने टोटल कितने मॉक्स लगाए होंगे, एक लमसम अंदाजा? सर अंदाज़ा तो ऐसे मतलब इस पूरी जर्नी में तो आप लगा सकते हो कि सर 500-800 के अराउंड पहुंचे होंगे। 800 मॉक्स अगर देखा जाए, और एक मॉक 25 क्वेश्चंस वाले। हाँ नहीं तो सर ये जो पहले पहले तो वाले 100 वाले थे। 100 वाले हाँ मतलब 25 मतलब पहले तो 200 होते थे, हाँ। है ना? तो 200 और भी नया वाला 100, चलो 100 ले लेते हैं अगर, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 100, अगर मेरी मैथ्स अच्छी है तो शायद 80,000 क्वेश्चंस हुए। हाँ सर क्वेश्चंस तो बहुत लगे हैं। भाई साहब 80,000 क्वेश्चंस, 80,000 क्वेश्चन, निशांत भाई ने 80,000 क्वेश्चंस लगाए और 80,000 प्रश्नों से केवल 100 प्रश्न एग्जाम में पूछने हैं। हाँ सर सोच के देखो, बहुत सारे बच्चे जो मॉक को इग्नोर करते हैं कि नहीं यार बस पढ़ लेना है, कहीं से भी पढ़ लेना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, बुक से पढ़ना है। आपने बुक वगैरह एक ही बुक, 2 बुक या बहुत सारी बुक्स, कैसे क्या? सर जैसे मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं कि जीएस के स्टैटिक के लिए ये पढ़ लो, इंग्लिश के लिए एक पर्टिकुलर सोर्स है कि ये पढ़ लो, ब्लैक बुक बोल देते हैं कुछ लोग किरण पब्लिकेशंस बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर लगा लो। 2016-17 तक था कि प्रीवियस ईयर काम कर रहे थे, अब जो पैटर्न हुआ अब नहीं काम कर रहे हैं। ओके, आपको वैल्यू एड ऑन करनी ही पड़ेगी, नई चीजें सीखनी पड़ेगी। नई चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी। तो उसके लिए था कि जो ड्यूरेशन मेरी रही है उसमें मैंने एक पर्टिकुलर सोर्स रखा है। जैसे मान लो कोई बुक रख ली है, ठीक है। अब मैंने स्टिकी नोट्स लिए हैं, कुछ नया एड ऑन मिला, स्टिकी नोट चिपका दे, कुछ नया पढ़ा है, मॉक एनालिसिस किया, तो मैंने एक कॉपी ना बना के एक पर्टिकुलर सोर्स रही, जैसे इंग्लिश के लिए बस ये ही है, ग्रेट, मुझे जब भी जाना इतना ही पढ़ना है, इससे फालतू पढ़ना ही नहीं है। नाइस। तो मैंने उस पर स्टिकी नोट्स चिपकाए, कुछ नया मिल गया तो पेपर चिपका दिया, कुछ एड ऑन कर दिया, कुछ क्लिप लगा दिए। मैंने एक पर्टिकुलर सोर्स रखा है, जीएस के लिए मेरा यही सोर्स रहेगा, इंग्लिश के लिए यही रहेगा, रीजनिंग के लिए यही रहेगा, नाइस। और यही किया है मैंने। वोकैबुलरी पार्ट वगैरह कैसे बच्चों के लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक होता है, आपने कैसे किया था? सर मेरा तो ये रहा है कि द हिंदू में पढ़ता ही था, यूपीएससी ठीक है। तो उससे एक यूज टू हो गया था। हर बार हर वर्ड का मतलब नहीं पता होता है, समझ में आ जाता है। हाँ, पर आपको एक गट फीलिंग आ जाती है कि जब आपने इतना पढ़ा होगा ना। हाँ। जैसे आप नोवेल्स पढ़ते हैं, मैं मूवीज देखता, नोवेल्स पढ़ता था, तो वहाँ से मुझे हेल्प मिलती थी, तो वहाँ से एक गट फीलिंग आती कि यार आपको पर्टिकुलर मीनिंग नहीं पता, पर आपको पता है कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही बात है। तो वहाँ हो जाता था। अच्छा, न्यूज़पेपर से क्या होता है ना, तीनों चीजें स्ट्रांग हो जाती, वो कैप तो अच्छी हो ही रही है, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, क्लोजनेस, पैराजम्बल जैसे टॉपिक्स के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो उससे भी काफी अच्छा होता है। और ग्रामर का सेक्शन, बहुत बार ऐसा होता है जो बच्चे न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं उनके साथ एक चीज अच्छा ये होता है कि एरर डिटेक्शन वगैरह करना है तो उन्हें भले ना पता हो कि कौन सा रूल लगेगा, लेकिन आएगा यही प्रेपोजिशन, यही कंजंक्शन, ये बात को छोड़नी। तो आई थिंक आपके साथ कुछ ऐसा ही ज्यादा ऐसा रहा है सर, पर फिर भी मुझे एट द एंड ये रहा कि मुझे प्रॉपर एक रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने अलग अलग वीडियोस देखी, आपकी भी सर मैंने देखी है ऐसे। अच्छा। आपको पहले रील्स में मैंने देखा, जैसे आपको, फिर मैं आपसे यहाँ मिला अभी पीडब्ल्यू में, Okay. उसके बाद मैंने आपकी रील्स देखी, उसके बाद मैं 1-2 बजे से कुछ सेक्शन पढ़ने के लिए गया, तो मुझे आपकी वीडियोस देखी, मैंने आपकी देख ली, किसी और की दिखी, पर्टिकुलर सेक्शन से मैंने देखना शुरू किया। मल्टीपल सोर्सेज रखे हैं, पर उन्हें कंपाइल करके मैंने अपने लिए एक जगह सोर्स रखा है कि मुझे पता है कि एग्जाम से 10 दिन पहले मुझे ये रिवाइज करके करने हैं। परफेक्ट, मैं मल्टीपल नहीं जगह बाहर। अच्छा, जो बच्चों का एक चीज और ये रहता है, कोई भी क्लास की सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपने, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि आपने क्लासेस अटेंड करी या सेल्फ स्टडी करी, लेकिन अपनी एक नोट्स बना के रखी जिसको एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए यूज किया, ना कि मल्टीपल जगह, क्योंकि अगर आपने 500 पीडीएफ किसी एक सब्जेक्ट की इकट्ठी कर ली तो आप उसको रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, और वो चीज़ एग्जाम में किसी काम की नहीं रह जाती, चाहे कितनी भी पीडीएफ इकट्ठी कर लो। तो आपका इस पार्ट पे क्या रहा कि आपने बुक ज़्यादातर प्रेफर किया या पीडीएफ इकट्ठा कर लिए मार्केट में, या मैथ्स रीजनिंग के लिए ऐसा रहा है कि सर मार्केट में पीडीएफ अवेलेबल हो जाती हैं, ऑनलाइन मिल जाती है, कहीं पे चैनल बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, तो टीचर्स के नोट्स मिल जाते हैं। मैंने जब फोटो स्टेट निकलवाए सर, आज भी इतनी सारी पड़ी हैं मेरे पास, और मैंने रद्दी में डाल दी उनको, मतलब एक टाइम के बाद उनको जरूरत नहीं पड़ समझ में। अल्टीमेटली आपके पास आपने क्या सीखा, क्या नया एड ऑन आपने लिख लिया, क्योंकि एक सेट पैटर्न आता है कि यार ये सब कल्चर पूछ ही रहा है, राइट, आपको पता डांसेस आएंगे, तो क्यों छोड़ना, पढ़ लो, उसकी अपनी नोट्स बना लो। अपने नोट्स बनाने का फायदा ये है कि सर रिवीजन में बहुत है, रिवीजन में हेल्प आती है। तो मैं ये कोशिश करता था, एक पर्टिकुलर सोर्स रखा, पर वैल्यू डाउन जहाँ पे जरूरत पड़ी वहाँ मैं वैल्यू डाउन करता चला गया। ओके, एक चीज़ और निशांत भाई, जनरली ज़्यादातर बच्चों में होता है कि कोई भी क्लासेस वगैरह शुरू करी या किसी भी जगह पे कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी या सेल्फ स्टडी शुरू किया, तो एक वो चीज़ आता है ना कि यार 2 महीने बाद सिलेक्शन चाहिए, मतलब हाँ लग गए, अब सिलेक्शन नहीं हो रहा, सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही, सर मेरी रीजनिंग अच्छी नहीं हो रही, रोना शुरू कर देते हैं। वो पेशेंस लेवल नहीं स्टूडेंट्स में कि 6 महीना यार लग के एक बार पढ़ ले, फिर उसका रिवाइज कर ले, ऐसे ऐसे कर लो। तो आपका तो काफ़ी लंबी जर्नी थी, मतलब 2014 से अभी 2023 आ गया, तो ये 14 से 23 मतलब 6, 3, 9 साल, 9 साल, ये लंबा वाला पेशेंस
कैसे यार ये चीज़ कैसे मेंटेन किया, मतलब ये प्रेशर कैसे मेंटेन किया आपने? सर जब आए थे पहली पहली बार तो मेरे होम टाउन से एक फ्रेंड थे, मैं उनके साथ रुका। वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे और मैंने शुरू भी नहीं की थी। तो उनका एक सवाल था मेरे से, पहला सवाल पूछा उन्होंने कि भाई किसी एक स्टेट का पूछा कि इसकी कैपिटल क्या है। मैं सर उसका आंसर सिक्किम बोल रहा था। आप सोचो कि मैं आप जीएस के उसमें हूँ और मैंने यूपीएससी दिया, पर उसके टाइम मैं बोल रहा था कि एक स्टेट की कैपिटल में सिक्किम बता रहा हूँ। माइंड काम करना बंद गया? नहीं सर, पता ही नहीं था। अच्छा। अभी समझो। पर वो हंसा मेरे पे बहुत। मैंने उसको कभी नेगेटिव नहीं लिया, मैंने बस एक चीज़ देखी कि यार इस बंदे को अगर आता है ना तो ये तैयारी कर रहा है। तो जब तक आप करोगे नहीं हो पाएगा। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। मुझे नहीं पता लोग कैसे कह देते हैं कि 2 महीने में सिलेक्शन हो गया, 4 महीने में। एक प्रॉपर टाइम तो जाएगा। राइट। अगर आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिले, स्ट्रेटेजी जैसे स्पून फीडिंग वाला सिस्टम है कि आप कोचिंग है, ये सब है, ये आपकी चीज़ें बहुत आसान कर सकती हैं, पर अल्टीमेटली सर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, करना खुद से ही पड़ेगा। तो ये मेरा रहा है कि मैं थ्रू आउट द जर्नी पढ़ता रहा, लगा रहा, तो हुआ है। मतलब ऐसे नहीं कह सकता कि मैं तो अपने लिए तो नहीं कह सकता कि 2 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में। हाँ, क्योंकि भाई इतनी लंबी जर्नी, 9 साल की जर्नी समझ में नहीं आता सर कौन कौन सा एग्ज़ाम नहीं। अभी आया रेलवे का, आया रेलवे में हुआ, चलो उसमें चल देते हैं। आईबी का, आईबी में चल देते हैं। तो सर एक गोल तो सेट करना पड़ेगा। हाँ, बैंकिंग के लिए लोग बोलते हैं कि 6 महीने में हो जाता है, उनका प्रोसेस भी बहुत अच्छा है। पहले एसएससी 2.5 साल लेता था, तो बहुत प्रोसेस फास्ट हो गया थोड़ा सा। बहुत फास्ट हो गया सर। ये समझ लो पहले लास्ट टू लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा जो तेज़ ज्वाइनिंग देता था वो सीएसएस देता था। बस सीबीएसई ने कमाल किया हुआ है। मतलब 8 को रिजल्ट आया और अब तक सब क्लियर हो चुका है। ग्रेट ग्रेट। तो बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये मिशन मोड का एक इम्पैक्ट भी है और गवर्नेंस बेटर रही है, उसका फ़र्क है। बट उसके लिए बोलते थे बैंकिंग कर लो। मैंने 1-2 बार बैंकिंग एग्जाम दिए। पापा इंश्योरेंस में तो समाव आईबीपीएस ही लेता था। पापा बोलते ये एग्जाम भर दो, मैं हाँ भर दिया, देने ही नहीं गया कि मुझे पता मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, सारी चीजें फिर से शून्य से शुरू करना। हाँ, तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे ज़्यादा क्लैरिटी ये होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना, ये हो ही नहीं पाएगा। राइट। तो अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो आप एक गोल बना के चलो कि यार मैं इसमें कर सकता हूँ। अब एसएससी की प्रिपरेशन का फ़ायदा ये है कि सर कुछ जॉब्स जैसे निकल, जैसे रेलवेज़ की आई थी, उसमें इंग्लिश नहीं था ऑल दो, बट बाकी सेक्शन थे। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआई वाला आया था, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ी नहीं। मतलब उसके लिए आप मॉक लगा लो एट दैट एंड, और बाकी शुरुआत में आपकी एसएससी की हेल्प कर जाता था। अच्छा, मॉक लगाने से एक चीज़ और ये भी बेनिफिट होता है कि एग्जाम का जो प्रेशर होता है, हाँ, वो आप सब पहले ही झेल चुके होते हैं मॉक लगाने से। मॉक को लेकर निशांत भाई एक सवाल आ रहा है मेरे मन में कि जब कभी भी मॉक लगाते तो 2 तरीके से मॉक लगाया जाता है। एक होता है कि भाई हमने लगाना शुरू किया, अब हम लगाते जा रहे हैं, हमें 10वां नंबर का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हम फिर भी सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमने कभी सॉल्व किया होगा और हमें लगता है कि हम सॉल्व कर लेंगे, तो हम लगे हुए हैं। 4 मिनट हो गया 1 नंबर के 2 नंबर के प्रश्न के लिए। तो जो प्रश्न फंसाने वाला है उसको तुरंत स्किप करके आगे बढ़ो और री अटेम्प्ट करो। मतलब एक मॉक को 2 बार लगाना सही है या एक ही बार में सारे क्वेश्चन निपटाना सही, आपके हिसाब से क्या रहा? सर इसका तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है। Okay. पहले क्या है ना, जैसे जीएस कर रहा हूँ मैं, जीएस मेरे को बहुत टच रहा है, ठीक है। और मान लो मैथ्स का कुछ नया टाइप सीख लिया, अब एग्जाम में आया है तो प्यार कर लिया, उस सवाल करना ही है, जिद पकड़ ली। ग्रेट। यही भूल जाते हैं कि एक क्वेश्चन की उसके भी उतने नंबर है, नेक्स्ट वाला आएगा उसके भी उतने नंबर। सही बात है। तो मेन खेल सर स्ट्रेटेजी का हो जाता है कि आप मॉक किस तरीके से लगा रहे हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या, आप एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है। जिससे मुझे याद है 2017 वाला था मेरा, उस टाइम पे सर मेरे पास शायद 5-4 मिनट बचे होंगे और मेरे मैथ्स में बहुत सारे रह गए थे, तो कुछ समझ नहीं आया, पर पढ़ा हुआ था। मतलब पढ़ा हुआ बहुत है पर आपने प्रैक्टिस कम की है। सही बात है। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप। आपको टाइमली मैनेज करना है। ये खेल टाइमली मैनेज वाला का है। आप सीख सब कुछ सकते हैं, पर जब तक वो स्ट्रेटेजी नहीं आएगी टाइम में मेंटेन करना है, नहीं होगा। तो फिर मेरे पास 5 मिनट बचे थे, मैंने उठा के सर 40 क्वेश्चन तुक्के गैस लगा दिए। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा सब तुक्के लगाए, पर मेरे आने थे 100, मेरे आए 140। क्या बात है, मतलब तुक्के भी काम कर जाते हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज बता दें यहाँ पे, देखो भाई, तुक्के भी अगर आप पढ़े हुए हो तभी आपके सही हो सकते हैं। जैसे केबीसी में कभी कभी होता है ना कि भाई चलो तुम्हारे पास लाइफ लाइन बची है, कौन सा यूज करोगे, सामने वाले ने कहा 50-50, 2 गायब हो गए, तो वो क्वेश्चन स्किप भी कर रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं अच्छा चलो मान लो आपको अगर आंसर करना है तो कौन सा करोगे, माना नहीं जाएगा, तो वो आंसर करता है। मतलब पढ़े होगे तभी काम आएगा, तुक्का भी थोड़ा बहुत भूल रहे होगे, ब्लर सी होगी इमेज, तो सही हो जाता है। पेपर उस टाइम थोड़ा सा बेटर उसमें आता है, इजी फॉर्म में आता था। तो आपको पता है कि अगर आपके मैथ्स के 4 ऑप्शन है, एक जगह 0 दिख रहा है, बाकी सब आपके होल नंबर में, तो देयर आर हाई चांसेस कि 0 लग जाएगा। हाँ। अब वो पैटर्न खत्म हो गया। ओके। अब तो सर मेजर खेल सिर्फ पढ़ाई का है, प्रैक्टिस का है, सारा वही बचा है। तो पहले के सिनेरियो में ऐसा होता था, पर अब मुझे नहीं लगता मेरे तुक्के भी काम करते थे। ठीक है। तो बेसिकली फिर मैंने स्ट्रेटेजीज वीडियोस देखी और दोस्तों से पूछा जिनके अच्छे स्कोर आते थे। उनका ये कहना है कि सर
पहले राउंड में आप कर डालो, जितने आते सिर्फ वो करो, जल्दी जल्दी निपटाते जाओ। आप देख लो कि क्वेश्चन अगर पढ़ने में भी लेंदी छोड़ दो, हाँ कितना ही अच्छा आता आप छोड़ दो, सही बात है। आप नेक्स्ट पे जाओ, शायद सेकंड राउंड में आपको कर लो, तो उससे स्कोर एक तो बढ़ना शुरू हो गया मेरा। ग्रेट। दूसरा क्या है सर, पेपर एनालिसिस क्या है कि आप जो टेस्ट सीरीज होती हैं, जितनी भी अच्छी कोचिंग्स हैं जो टेस्ट सीरीज देती हैं, हम लोग भी यही करते थे, तो उसमें क्या होता है कि एक आपको पता है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये बहुत एसएससी का फेवरेट है, तो वो कंटिन्यूसली इस मॉक में आ गया, नेक्स्ट वाले में आएगा, शायद एक में स्किप हो जाएगा, फिर अगले में आएगा, सही बात है। आपको पता लग जाएगा ये एक टाइप का क्वेश्चन वो बार बार पूछेगा। राइट। तो उसके अगर आपको इशू आ रहा है, तो मान लो जैसे सिलॉक्स में मुझे इशू आ रहा है, तो मैं एक साइड में रखूंगा मॉक को, जैसे मैंने आज 2 मॉक लगा लिए, हो गया, अब सिलॉक्स के 10 क्वेश्चन लगा लिए एडिशनल क्वेश्चन। और ये डेली के कम से कम, जैसे होता है ना सर, नाश्ते में एक सिलॉक का क्वेश्चन, एक लंच में और एक रात को खाने में, 3 क्वेश्चन पे अगर डेली बेसिस पे मैं लगा रहा हूँ और एक महीने तक मैंने लगा लिए, तो 90 क्वेश्चन मैं कर जा रहा हूँ सर। सिलॉक्स भी स्ट्रांग हो गया। हाँ, तो mock में ऐसे वो भी सेक्शन अच्छा मैंने डिवाइड कर लिए थे, ये मेरा वीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बार बार पूछेगा, इसको रिवाइज कर लो, इसको प्रैक्टिस करते रहो, Right. वो कंटिन्यू करिए और नेक्स्ट फिर मैं मूव ऑन करता हाँ, तो मैं बच्चे एक बार फिर से बता दूंगा यहाँ पे कि आपकी जो मॉक देने की स्ट्रेटजी थी वो वाकई बहुत ही शानदार थी और यही हर बच्चे को फॉलो करनी चाहिए। आप हमेशा मॉक के 100 क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, आप ये ना सोचो कि मुझे 1 घंटे लगातार सीधा सीक्वेंस में चलना है, भले कितने भी उलझो, नहीं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं फटाफट निपटाओ, यानी अपने 1 घंटे टाइम को 40-20 में डिवाइड करो, ऑलमोस्ट ऐसा करो। पहले 40 मिनट में जितने आ रहे हैं सारे निपटा लो, फिर जो जो छूट गए हैं उसको बाकी दूसरे वाले जो 20 मिनट्स बचे उसमें कंप्लीट करो। मॉक से हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा टॉपिक एग्जाम लेवल के हिसाब से स्ट्रांग हो चुका है या कौन सा वीक है। जो स्ट्रांग हो चुका है ठीक है, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको मॉक तक ही रखो। और जो लग रहे हैं कि यार ये तो हर बार गलत हो रहा है, जैसे इंग्लिश में मान लो आपका लग रहा है कि यार ये अरेंजमेंट हर बार गलत हो रहा है, तो चलो क्यों ना हम रोज 5 अरेंजमेंट अलग से लगा लें, महीने भर हमने किया, हमारा अरेंजमेंट स्ट्रांग हो गया। तो ऐसे ही अगर आप करते हैं तो आपकी मॉक जो है, जो मॉक में बोलते हैं ना एनालिसिस, वो एक्चुअल में ये एनालिसिस होता है। अच्छा, एक चीज़ और निशांत भाई, जनरली बच्चे लोग ये पूछा करते हैं कि सर शेड्यूल क्या होना चाहिए, कितने बजे सो के उठे, रात में पढ़े कि दिन में पढ़े, बहुत सारे इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस। आपका पूरे 24 घंटे का डिवीजन किस तरीके से, आप कितने बजे उठते थे, क्या कैसे क्या होता था और कितने बजे सोते थे? सर कोई मेरा फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता था, मैं स्टार्टिंग जब की थी तब पता है कि टाइम टेबल बना लिया है और बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइम टेबल है, फॉलो नहीं होता रहा होगा। फॉलो कभी नहीं होगा वो सर, कभी नहीं हो पाएगा। आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, कभी आप Right. बीमार भी हो सकते हैं, कभी आपका मन नहीं भी होगा। सही जब बात। मन नहीं है तो आप बिल्कुल कैसे पढ़ोगे? बुक खोल के बैठोगे, उस टाइम आप दिमाग ही कुछ नहीं भी काम। अपने हॉबीज पे काम कर लो, अपने किसी एक दोस्त से बात कर लो, या फिर अगर मी टाइम वाला बिताना है ना तो वो बिताओ, पर ये है कि इसको हैबिट मत बनाओ कि आप मी टाइम आप डेली बिता रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये करता था, बट ये होता था कि सर जैसे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, मुझे ये पता है कि मैंने आवर्स फिक्स करे हैं। मान लो अगर मैं आज 10 बजे भी उठ रहा हूँ और मुझे पता है कि 2 घंटे मुझे मैथ्स को देने, तो मैं रात के 12 से 2 भी दूंगा, वो मेरा 2 घंटे मुझे जाने हैं। राइट। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि यार सुबह मुझे 6 बजे उठ के 8 बजे तक लगाना और मैं उठाऊँ 7 बजे, तो अब मैं एक बैठ के घंटा- उस अफसोस में बैठा हूँ कि यार 1 घंटा तो बीत गया, ठीक है ना, मैं 1 घंटा बाद सो जाऊंगा, कोई बात नहीं, सही बात है। नींद तो त्यागनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं बनेगा। पर ये कि आपको है कि एक लिमिटेड टाइम ऑफ, आपको ये मान के चलिए ड्यूरेशन फिक्स करो। अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आपका एक पर्टिकुलर नहीं बन पा रहा है, तो ड्यूरेशन फिक्स कर लो कि मुझे इतने घंटे इसको देना है, इसको इतने देना है। अब या फिर आप टॉपिक वाइज फिक्स कर लो, जैसे जीएस में मैं ये करता था कि जीएस में ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, मैंने आज पकड़ लिया कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री का ये वाला सेक्शन खत्म करना है, तो कितने भी घंटे अब वो लगे? चाहे 5 मिनट में हो चाहे 10 घंटे ले, मुझे आज ही खत्म करना है उसको। Great. तो ऐसे मैं रखता था सर उसको मैनेज। बिल्कुल। और ये चीज़ से क्या होता है कि ये चीज़ से जाहिर सी बात है, फिर हमारा जो सिलेबस जो हम लोगों ने प्लान किया होता है कि हमें इसको इतने ड्यूरेशन में डन करना है, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, उसको बना सकते हैं कि हमें इसको शॉर्ट टर्म में इतना पढ़ना है, मतलब 1 वीक में इतना पढ़ना है, 1 महीने में इतना पढ़ना है, तो 1 दिन में इतना पढ़ना ही पढ़ना है। और 1 दिन में अगर उसको करते गए तो 1 वीक का जो होता गया वो पूरा होता जाएगा और महीना वाला पूरा हो ये गया। मैं करता था सर, मतलब जिससे मुझे पता है कि मेरे पास अब 3 महीने बचे सपोज, तो मुझे पता है कि मैं एक दिन बैठ के पूरा बनाऊंगा, मुझे ये पढ़ना है, राइट। फिर उसे 3 महीने में डिवाइड करूंगा, फिर मैं उसे वीकली डिवाइड करूंगा, फिर उसे मैं पर डे डिवाइड करूंगा। उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखता था कि मान लो पूरे महीने 30 डेज़ का है, तो मैंने 28 डेज़ का रखा है उससे टारगेट, 2 दिन कभी भी बर्बाद हो सकते हैं, पर उनका बर्डन नहीं लेना है। मोस्टली क्या होता है सर, जब शुरुआत मैंने की थी बहुत गिल्ट ले जाता कि यार अब तो मैं 1 घंटे बाद उठाऊँ, बताइए। आज का दिन तो ये खराब हो गया, आज तो मैं बीमार हो गया, उसके चक्कर में मैं अगला दिन भी खराब करता तो वहाँ मैं बचता था उस चीज़ से। इसलिए टाइम टेबल बनाना थोड़ा सा मुझे लगता है फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, पर बनाना चाहिए। लेकिन कुल मिला के बस सब्जेक्ट बाउंड रहो। हाँ। ये नहीं कि मुझे 6 से 7 में ही मैथ्स पढ़ना था तो 7 बजे उठे तो आज दिन भर मैथ्स नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं करना है भाई, मैथ्स बाद में पढ़ लो। ओके, एक चीज़ और जनरली बच्चों के लिए मैंने देखता हूँ मैं हमेशा कि
अगर बच्चों ने सोच लिया कि नहीं यार मुझे 6 महीने में सीजन निकालना है या साल भर में सीजन निकालना है, तो अपने आप को एकदम से सब तरफ से कट कर देते हैं। ना किसी दोस्त से बात करना, ना किसी फैमिली मेम्बर से खाना पीना खा लिया, हाँ बस मुझे पढ़ने दो, ना किसी रिश्तेदार से बात करना। आपके हिसाब से आपने अपने आप को इस प्रिपरेशन की जर्नी में स्पोर्ट्स वगैरह से कनेक्ट रहे हैं, खेलना कूदना, या केवल पढ़ाई और जॉब बस और कुछ नहीं? नहीं सर, मैं दोस्तों के साथ टाइम बिताता था, फैमिली मेम्बर्स। मतलब एक टाइम पे ऐसा जब डाउन फेज था तो मैंने अपने खुद के भाई को बुला लिया था फ़ोन करके, यार भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे पास आ जाओ, तो मेरे पास रुको। वो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास आके रुका। कोई बात करने वाला चाहिए, एक टाइम पे आपको आता है। मेरे साथ तो ये रहा है, कुछ लोग करते हैं सर, मतलब उनकी स्ट्रेटेजी मैटर करती है। कुछ लोग हैं जो मैंने देखे 6-6 महीने में निकाल लेते हैं, पर उनके पास फुल प्रूफ प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होती है। उनके जो स्कूलिंग के थ्रू आउट रहा है ना, स्कूलिंग और कॉलेजिंग, उन्होंने वहाँ जो एक्यूमेंट गैदर किया है वो उनका वहाँ काम वो कर जाता है। पर अगर आपको पता है कि आपको पहले अपनी रियलिटी देखनी होगी कि आप कितने गहरे पानी में, आपको कितना आपने सच में पढ़ा है स्कूल टाइम पे, राइट। अगर आपको पता है कि आपकी कमी है तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए मेरे साथ तो ये रहता है कि सर मैं सेक्लूड नहीं रह पाऊंगा, मुझे कोई ना कोई बात करने वाला चाहिए। दिन में कोई एक्टिविटी वगैरह, गेम वगैरह, क्रिकेट खेलना, सर बीच में तो थोड़ा सा ये कि आया था ना पबजी वाला, उसके चक्कर में और वक्त खराब हुआ है। बट हाँ, मैं दिन में ऐसा रखता था कि मैं कभी बैडमिंटन खेलने चला गया तो कुछ नहीं रहा तो सर मैं वॉक पे निकल गया हूँ, म्यूजिक लगाए वॉक पे निकल गए, सुनते हो जा रहे हैं। मेरे सबसे ज़्यादा बेटर जो रिलैक्स फेज होता था ना, मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो मेरा ननियाल रुड़की में पड़ता है। ओके। तो अपना चले गए कश्मीर गेट, बैठे, टिकट लिया और बैठ के बस अपने आप से बात करते हुए चले। सही बात है। तो वो मी टाइम मुझे कभी भी जरूरत पड़े वो डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। डेली बेसिस पे तो सर मुझे लगता है कि हॉबीज़ का बहुत पार्ट होता है। जैसे मुझे न्यूज़ आर्टिकल्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द यूएफओज या सुपरनेचुरल थिंग्स, इनको पढ़ने का बहुत शौक है। तो ये आपकी डेली रूटीन का पार्ट रहा? हाँ, मैं मतलब कुछ टाइम निकालता था इन चीज़ों। राइट। बीच में मेरे ये था कि टीचिंग भी मुझे करनी है, तो मैंने यूट्यूब पे भी बनाना शुरू किया। बहुत बेकार बनते थे पर कर रहा हूँ। मैं नहीं जानना चाहता कि आप मेरे बारे में क्या राय है, बस मुझे अपना बेटर फील करना है। राइट। और फिर मैं कंटिन्यू, तो एक टाइम होना चाहिए। हाँ, वो प्रेशर, मतलब कहते हैं ना, माइंड हमारा जो है, जब कभी भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिजल्ट आया जो हमारे अनुसार नहीं आया, तो अपने को ना चाहकर भी वो फील आ जाता है कि यार मैं तो शून्य हो गया फिर से। तो अगर आप अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व किए हो, आपके पास, आप पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं हो। हाँ, दोस्त से आप बात करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 घंटे चले जाओ कोई मूवी देख के आ रहे हो, हाँ, और ये चीज़ वीकली चल रहा है तो वो गलत है। दिन में 1-8 घंटे बैठ गए, पार्क में बैठ लिए, वॉक करते हुए दोस्तों से बात कर रहे हैं। कोई आपकी हॉबी है बुक पढ़ना या कोई स्पोर्ट्स का पार्ट आप बनना चाहें, तो 1-8 घंटे 2 घंटे डेली बेसिस पे करना हमारे ही लिए ही बेटर है, माइंड के लिए अच्छा है। जो पढ़ रहे हैं उससे मेमोरी भी शार्प होती है, अगर हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व है तो चीज़ें जल्दी अच्छे समझ में आ जाती है। ओके, सो निशांत भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए। एक लास्ट सवाल मेरे मन में है जो मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को बताएं, क्योंकि आपका तो काफ़ी लंबा जर्नी रहा है, 8 से 9 साल, एक बहुत लंबा टाइम होता है। इस 9 साल में आपको कुछ चीज़ें समझ में आई कि हाँ, ये गलतियाँ नहीं करनी है और ये करनी है। तो कोई भी स्टूडेंट जो फ्रेशर है, एकदम ने अभी ग्रेजुएशन हुआ है और हम नहीं चाहते कि उस बच्चे के लिए भी 7 से 8 साल लगे, तो वो बच्चा 6 महीने से साल भर में ऐसा क्या करे, फ्रेशर एकदम, स्टेप बाय स्टेप बताइए कि उसको क्या करना चाहिए अपनी पूरी जर्नी में इस 6 महीने साल भर में कि वो सिलेक्शन ले आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि उसको डूज और डोंट्स पता होने चाहिए, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये करना है और ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। राइट। ठीक है। दूसरी चीज़ मेन खेल आएगा सर आपके गाइडेंस का। ठीक है। आपको, मुझे ये लगता है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस लेना ही चाहिए। मतलब आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कि आपकी स्कूलिंग अच्छी रही है, अच्छी रहे, हो सकता है आप एक्सेप्शनल हो, पर आपको एक प्रॉपर एक फुल फ्लैज कोचिंग ले लेनी चाहिए, एक बार तो गो थ्रू कर देनी चाहिए। Great. आपको कितना भी आता हो, राइट, आपको एक प्रॉपर लेनी ही चाहिए कि आप कुछ नए सीखेंगे। ये चीज़ सर हमने यूपीएससी में भी सीखा था। एक हमारे साथ मित्र थे, वो ऑलरेडी एमबीबीएस किए हुए थे। Okay. वो फिर भी बायोलॉजी क्लास में बैठते थे। वो बोलते थे कि सर मैं बायोलॉजी सीखने नहीं आ रहा हूँ, मैं सीखने आ रहा हूँ कि एग्जाम कैसे टैकल करना है मुझे। कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। सही बात है। तो आपको पता होने, प्लस एक मल्टीपल स्कैटर्ड रिसोर्सेज में मत जाइए। आप एक लिमिटेड, जैसे मेरी एक सक्सेस स्टोरी है, कुछ और लोगों की, कुछ लोग 2 साल में, मैंने जैसे अभी ज्वाइन कर रहा हूँ तो एक 22 साल के भी मिले हैं मुझे, 21 साल के भी मिले हैं, वो भी निकाल के बैठे हैं। सही बात है। उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। तो आप जिससे रिलेट करें वो करें, पर खुद से एक्सपेरिमेंट करना ना छोड़ें। मतलब सुने सबकी, हाँ, और फिर एक अपने हिसाब से एक बनाने एक बार की करके देखो आप। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम बिता दिया, एक बार वो करो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, अच्छे लोगों से घिरे रहो। डिमोटिवेटिंग लोग नहीं होने चाहिए लाइफ में, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वो आपको ये फील करा देंगे आपके बस की नहीं है, और ये फील हो गया तो खत्म आप। फिर मेरे साथ रहा है सर ये फेज, बहुत रहा है कि
या तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो पैसे बर्बाद करो, ये आपको पता होना चाहिए कि ये लोग नहीं चाहिए मुझे। होगा नहीं होगा इज डिफरेंट पार्ट, पर मुझे इनको मोटिवेटिंग लोग मेरे को आसपास चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ। वो बोलते रहें कि ये करते रहें, हाँ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के तौर पे लेनी चाहिए चीज़ें कि यार ये काम कर रहे हो, ये ज़्यादा कर रहे हो। दूसरी चीज़ है स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप पेपर जो देने जा रहे हो पहले उसके बारे में पढ़ लो, उसको जान लो, क्या पूछा जा रहा है, क्या आ रहा है, एनालिसिस पहले कर लो। नहीं हो रहा है किसी की मदद ले लो, वहाँ पे टीचर्स तो बहुत हेल्प करते हैं। अब तो इतना रिसोर्स है सर, शुरुआत में नहीं था, अब तो हर कोई अच्छी अच्छी चीज़ें बताई रहा है। सही बात है। तो वो कर सकते हो। दिस इज जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आप हर 2 महीने बाद छोड़ रहे हैं, हर 2 दिन बाद ये सोच के बैठे कि मुझे 3 घंटे पर डे पढ़ना है, पर मैं तीसरे दिन 9 घंटे पढ़ूंगा और आज मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, फिर नहीं हो पाएगा। आप डेली चाहे आधा घंटा पढ़ो, पर पढ़ो। रेगुलरिटी मेंटेन वो टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाओ। जरूरी नहीं है कि एक दिन में 15 घंटे बनाने को बनाओ। आप 10 घंटे बना लो, 8 घंटे बना लो, 5 घंटे बना लो, हर एक स्टूडेंट के हिसाब से टाइम जितना उसके पास है, और वो चीज़ उसको 7 के 7 दिन रखनी है। ऐसा आपको चाहिए। ओके, तो ओवरऑल प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर कोई भी कैंडिडेट फॉलो करता है निशांत भाई की स्ट्रेटजी, देन डेफिनेटली वो भी कामयाब होता है। सो सारी की सारी चीज़ें जो जनरली आपके क्वेश्चंस होते हैं, मैंने कोशिश की है हर एक सवाल पूछने की जो आप बच्चों के लिए काम आ सकते हैं, जो आप बच्चों के लिए बढ़िया हो सकते हैं। सो निशांत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। आप तो हमारे हमेशा ही साथ ही में थे, और एग्जाम रिव्यू में आप भी एक बार साथ में गए थे, अभी आप बता रहे थे कि हाँ सर, मैं 2022 वाला एनालिसिस हुआ था, उसमें भी था, 23 वाले में भी गया था, शायद हम लोग 23 वाले में मिले थे। हम लोग साथ में 23 वाले एग्जाम रिव्यू करने के लिए एग्जाम सेंटर नोएडा 62, हाँ 62 में थे सर। और उसके कुछ दिन बाद ही मेरा एग्जाम भी था, यही वाला जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। ओह वाओ, लवली। ये ऐसा रहा है सर। ग्रेट। सो गाइज, दिस वाज द कंप्लीट स्ट्रेटजी जो निशांत जी ने फॉलो करी, और आज वो सिलेक्ट हुए हैं। ये जर्नी, ये स्टोरी जो आप सभी लोगों ने सुना है, अब इस स्टोरी से आपको अपने लिए क्या चीज़ मिलती है वो चीज़ आपको निकालनी है, आपकी स्टोरी से, आपकी सक्सेस स्टोरी से, और उस चीज़ को अपने लिए एक मजबूत ढाल बनाते हुए एक अपनी प्रिपरेशन में उस चीज़ को डालना है। मोटिवेशन का पार्ट, जैसे कि आपने बताया, आपके पेरेंट्स ने जब भी उनको देखते थे आपको मोटिवेशन मिलता था। सपोर्ट के तौर पे पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट, फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट, आपके कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जो कलीग्स थे, उन्होंने उनकी तरफ से भी सपोर्ट, आप यहाँ का पार्ट है तो थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट, यानी कुल मिला के आप अपने आप को ऐसे लोगों से घेर कर रखें जो आपको मोटिवेट करते हैं, ना कि ऐसे लोग जो आपको टाइम टाइम पर ये एहसास कराएं जब भी आप फेल हो कि भाई तेरे से नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, और आपने किया, और आज उसी का रिजल्ट है। ऐसे लोग जो कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के लोग जो आज आपको रोकते हैं कि नहीं यार तेरे से नहीं हो पाएगा, जो ये कहते हैं कि नहीं यार तेरे बस का नहीं है, ऐसे लोगों को ही तो करके दिखाना है यार। कामयाबी का लड्डू इनको ही खिलाना है, और इन्हीं को, ये जो लोग हमेशा ताने मारा करते थे ना, जो लोग आपकी नाकामयाबी पर आपको देखकर मुड़ जाया करते थे, एक समय आता है जब आपको लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। और जब आप इनकी गली में आप जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये लोग जो कभी बोला करते थे कि नहीं हो पाएगा, वो नजरें नहीं मिला पाएंगे आपसे, कोई कितना भी क्लोज रिश्तेदार हो। बहुत बहुत निशांत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी जर्नी बताई, और आपकी ये जर्नी मेरे सारे स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करने वाली है। थैंक यू वेरी मच। एंड प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।